राकेश, ये जो बार बार कही जा रही है कि 2/3 बहुमत एंटी डिफेक्शन लॉ, 37 विधायकों का इंतजार, इसको जरा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करिए। एक तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये कि अगर मान लीजिए इनके पास 2/3 बहुमत हो भी जाता है एक नाथ शिंदे के पास, तो वो असली शिवसेना के हकदार होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, अगर वो 2/3 बहुमत के साथ अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या वो अपनी सदस्यता लूज करेंगे या नहीं लूज करेंगे। क्या है स्थिति इस वक्त पूरी। देखिए, आपने दो सवाल पूछे आशुतोष, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहला सवाल आपका क्या था कि वो अगर सिंबल के लिए जाएंगे तो क्या उनको सिंबल मिलेगी। अगर हम मान के चलते हैं कि शिवसेना की जो भी वहां पर लेजिस्लेटिव पार्टी के जो सदस्यगण हैं उसमें 2/3 से ज्यादा इनके पास हैं, अगर वो सिंबल के लिए अगर जाते हैं तो सिंबल के लिए जाने के पहले कुछ और प्रक्रियाएं होंगी। पहले तो उनको अपना एक सेपरेट गुट दिखाना होगा या किसी पार्टी के साथ मर्ज करके दिखाना होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बन गए हैं अपनी विधानसभा में। उसके बाद वो सिंबल के लिए जरूर इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब सिंबल के बारे में अपना डिसीजन देगा तो वो सिर्फ विधायकों की संख्या पर ही निर्भर नहीं होता है, उसमें और भी ज्यादा आंकड़े हैं। उसमें आंकड़े ये हैं कि उस पार्टी के जो नीति निर्धारण जो समितियां हैं, जो ऑफिस बेयरर्स में, उनका कितना प्रतिशत इस ग्रुप के साथ है, और बाकी जो उनके जो संगठन में जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं या जो पद है, उसमें कितने प्रतिशत लोग इस ग्रुप के साथ हैं। ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद देखा जाएगा कि लेजिस्लेटिव पार्टी में आपकी संख्या क्या है। तो सिर्फ 2/3 हो जाने से ये मान लेना कि उनको सिंबल भी मिल जाएगा, यह अभी कहना मुश्किल होगा, जब तक एकनाथ शिंदे शिवसेना के संगठन के प्रमुख लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर लेते, क्योंकि वो भी देखा जाएगा इलेक्शन कमीशन के दौरान। और दूसरा सवाल आपका था कि आप ये कह रहे थे, मैं जरा भूल रहा हूं। अगर ये डिफाई करते हैं व्हिप को तो क्या इनकी सदस्यता बची रहेगी या चली जाएगी। नहीं, समस्या नहीं, वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्लियर है कि मर्जर के केस में या एक नया ग्रुप बनाने के केस में अगर 2/3 लोग इनके पास हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। और वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी कोई भी एप्लीकेशन जो दायर करेंगे, जो भी पार्टी के संगठन के कोई भी लोग भी दायर कर सकते हैं, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो चीजें देखी जाती हैं उसमें ये सबसे बड़ी चीज जो है वो संख्या देखी जाएगी। अगर 37 के 37 या 40 अभी बताए जा रहे हैं, 40 के 40 एक पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो उनको एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल तय है। हाँ, अब सवाल ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय है, पुराने जो कानून में ऐसा था कि वो निर्णय अंतिम है और कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सेक्शन जो भी है शेड्यूल 10 के 7 में दिखा हुआ है, सेक्शन 7 में था कि कोर्ट का कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो कियोटो हॉलैंड वर्सेस जैचली, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का जो फैसला स्पीकर का अंतिम है, लेकिन कोर्ट को रिव्यू का पावर होगा। अगर कोर्ट उसमें देखती है कि कोई मालाफाइड, परवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का वायलेशन या वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर है तो कोर्ट भी उसको देखेगी। तो अगर हम ये मानते हैं कि 37 विधायक या 40 विधायक को अगर ग्रुप के रूप में मान्यता मिल जाती है या एक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, उसके बाद भी उस मान्यता को भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के तहत चैलेंज किया जा सकता है। तो ये फैसला ऐसा नहीं कि स्पीकर ने एक बार कह दिया कि ये अलग दल बन गया तो ऐसा माना जाएगा, क्योंकि ये चारों चीजें उसमें देखा जाएगा, मालाफाइड देखा जाएगा, परवर्सिटी देखा जाएगा, चारों फैक्टर देखा जाएगा। तो ये नहीं कि स्पीकर का फैसला ही इसमें अंतिम होगा, लेकिन शुरुआत के लिए स्पीकर उसको एक अलग दल के रूप में मान्यता देगा और ये फ्लोर टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप चाहे जितना उसको चैलेंज करते रहिए। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।